नमस्कार। 9 PM प्रणाम इंडिया के संस्करण में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रियंका गांधी का आज जुलाना में और भवानी खेड़ा में जो कार्यक्रम हुआ वो कैसा गया और क्या वहाँ पर बातें हुई। मोदी जी की पुलिस ने विनेश के बाल खींचे, सड़क पर घसीटा, मारा पीटा, लेकिन वो झुकी नहीं। ये कहना है जुलाना में प्रियंका गांधी का। भवानी खेड़ा में विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा था, किसानों, जवानों और पहलवानों की धरती हरियाणा में हमेशा देश ने कुछ न कुछ दिया है। भगवान कृष्ण ने ये धर्म का संदेश दिया, सत्य और न्याय का रास्ता दिखाया। किसानों ने दिन रात पसीना बहाकर देश का पेट भरा। यहाँ पर बेटे बेटियां इस देश को गर्व से जवान सरहद पर हमारी सुरक्षा करते हैं और नौजवान जो हैं हमारे देश में काम करते हैं। लेकिन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को सिर्फ लूटा। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रही प्रदेश की जनता अब भाजपा से छुटकारा चाहती है और हरियाणा में परिवर्तन के लिए तैयार है। प्रियंका ने यह भी कहा कि जब विनेश अन्याय के लिए लड़ रही थी तब बड़े बड़े नेताओं ने इनका साथ छोड़ दिया था, लेकिन इस देश की जनता विनेश के साथ खड़ी हो गई। ये प्रियंका ने चुनाव रैली में कहा कि विनेश फोगाट और उनके साथियों के साथ जो अन्याय हुआ, वे लोग इस अन्याय के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज प्रियंका गांधी ने दिया। वो क्या मैसेज था, आप देख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आप अन्याय देख रहे हो, नौजवानों के साथ, पहलवानों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, तो बचता क्या है? भगवान ने कहा कि जब जब अन्याय होगा तो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच उतरेंगे। लेकिन ये भगवान तो आपके दिल में भी तो है। यही भगवान आपके दिल में है, तो कब खड़े हो गए इस अन्याय के खिलाफ? विनेश खड़ी हुई, बड़े बड़े नेताओं ने इसका साथ छोड़ दिया। मोदी जी ने नहीं बुलाया चाय पे, आए भी नहीं इनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन इस देश की जनता खड़ी हो गई विनेश के साथ। आप खड़े हुए विनेश के साथ, क्योंकि आपके दिल में सच्चाई है, आपके दिल में भगवान है। तो अब वो मौका आ गया है फिर से, वही कुरुक्षेत्र की लड़ाई, वही अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई। कोई फर्क नहीं है, आज ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। अन्याय के खिलाफ, असत्य के खिलाफ, दुष्टों के खिलाफ लड़ाई है। आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपने अंतर्मन में झांकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे प्रदेश के साथ, मेरे देश के साथ। ये नेता जो मंच पे आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब काम का समय आता है तो हमें देखते ही नहीं है। जब हमारे साथ अन्याय होता है तो हमें पूछते नहीं हैं। जब हम इनके दरवाजे तक पहुंचते हैं और सड़क पे बैठ के इनसे यही गुहार लगाते हैं कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें आपके कानून नहीं चाहिए, हमारी भलाई करिए, तब हमारी तरफ देखते तक नहीं है। किसान कुचले जाते हैं, इनके मंत्री के बेटे के द्वारा जीप के पहियों के नीचे कुचले जाते हैं, ये हिलते नहीं है, पलक नहीं झपकाते। जैसे कि आपने देखा, उन्होंने जिक्र किया अजय मिश्रा टैनी का। लखीमपुर में किस तरीके से अजय मिश्रा टैनी के बेटे ने 4 पहलवानों और 1 मीडिया कर्मी की अपनी गाड़ी के नीचे हत्या कर दी और उसकी 1 साल में बेल भी हो जाती। दूसरी तरफ राम रहीम, जिन पर रेप और मर्डर के संगीन आरोप हैं और पिछले 20 साल की उनको सजा हुई है और पिछले 1.5 साल 2 साल में उनको 20वीं बार पैरोल मिली है। ये वही राम रहीम हैं जो सिरसा में भारतीय जनता पार्टी को वोट डलवाने का वादा करते हैं, बागपत से ऑपरेट करते हैं। ये देखिए उनका काफिला किस तरीके से फिर से पैरोल लेके और जेल से जा रहा है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पैरोल देने वाले सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल, जिनके द्वारा ये पैरोल की एप्लीकेशन कोर्ट में जाती है, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। ये देखिए इनका काफिला।
देखिए लग्जरी गाड़ियों में कैसे बाबा राम रहीम का काफिला फिर से पैरोल पे जाता है और ठीक इलेक्शन से पहले उनकी पैरोल 20 दिन के लिए और बढ़ा दी जाती है। अब आप समझिए कि ये जो बाबा लोग हैं, चाहे बाबा राम रहीम हो या बाबा रामदेव हो, ये जितने भी बाबा हैं, ये किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलवाकर भारतीय जनता पार्टी से फायदा लेते हैं, आपके टैक्स के पैसे को इस्तेमाल करते हैं, जमीनें लेते हैं, अपने कारोबार खोलते हैं और फिर और मजबूती और पावरफुल बनकर ये सरकार और सत्ता के साथ नेगोशिएट करते हैं। ये है धर्म की राजनीति, ये है जाति की राजनीति, ये है सांप्रदायिकता की राजनीति। दूसरी तरफ प्रियंका ने चुनावी रैली में विनेश फोगाट से लेकर खेती, किसानी, बेरोजगारी और अग्निवीर योजनाओं पर भी बात की। उन्होंने कहा अग्निवीर योजना देश के युवाओं को खत्म कर देगी, 4 साल के बाद वो युवा कहां जाएगा। खेती किसानी में 24 फसलों पर एमएसपी देने वाली भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। 8 फसलों पर भी वो पोर्टल पे रजिस्टर्ड किसानों को एमएसपी नहीं दे पाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब कुछ अडानी और अंबानी को सौंप दिया है, ऐसे में रोजगार कैसे बनेंगे। कांग्रेसी महासचिव ने कहा कि आज छोटे व्यापार और खेती किसानी से रोजगार खत्म हो चुके हैं, सरकार की नीतियां ही आपके खिलाफ हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक वक्तव्य में यह कहा था कि यह सरकार राम विरोधी है, आर्टिकल 370 विरोधी है और भी बहुत सारी बातें कही, ट्रिपल तलाक की भी उन्होंने बात की। आप फिर से सुनिए और फिर उसका जो जयराम रमेश का एक बयान आया है इस भाषण को लेकर, मैं वो भी आपको सुनाऊंगा। पहले सुनिए नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। कांग्रेस ने देश के लिए जरूरी हर विषय को उलझाए रखा, वो उलझाने में एक्सपर्ट रहे हैं। कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरी तरह से लागू नहीं होने दिया। उसने हमारी बहनों को संसद और विधानसभा में आरक्षण से वंचित रखा। उसने हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की समस्या में उलझाए रखा। यानी कांग्रेस ने देशवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, बल्कि अपने बेटे बेटी, अपना परिवार, उसको स्थापित करने में ही पूरी की पूरी शक्ति लगा दी। देखा आपने क्या कहा, नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने किस भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि राम मंदिर की स्थापना नहीं होने दी, आर्टिकल 370 को नहीं हटाया और ट्रिपल तलाक करके मुस्लिम बेटियों को किस तरीके से। अब बात यह आ जाती है, प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर गए क्या? मणिपुर में आपको याद होगा पिछले साल, आज से 16 महीने पहले, किस तरीके से निर्वस्त्र अवस्था में लड़कियों को परेड किया जा रहा था। आज भी आरपीजी ग्रेनेड के द्वारा और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के द्वारा कुकी समुदाय और मैती समुदाय के लोग आपस में भिड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पास समय नहीं है कि वो मणिपुर जाएं और उनके हाल लें, पर वो अमेरिका जाते हैं, वो रशिया भी पहुंच जाते हैं व्लादिमीर पुतिन से मिलने, वो यूक्रेन चले जाते हैं ज़ेलेंस्की से मिलने। आज ईरान ने जो अटैक किया इजराइल पर, क्या प्रधानमंत्री मोदी ईरान जाके हालचाल पूछेंगे खमैनी का, या पूछेंगे क्या वॉर रुकवा सकते हैं वो? इस तरीके की भाषा, अमर्यादित भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं मोदी जी, इससे ये साफ हो जाता है कि मोदी जी सिर्फ प्रोपेगेंडा के नाम पर लोगों को, सांप्रदायिकता के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर सिर्फ बरखलाते हैं। पिछले 11 साल से आपकी सरकार रही है मोदी जी, पिछले 11 साल से आपने क्या किया? अर्थव्यवस्था की हालत देख लीजिए, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी 17% से 13% पे आ गई है। आपने पीएलआई स्कीम, परफॉर्मेंस लिंक स्कीम में 1,75,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लाने का तो वादा किया, पर क्या वो प्रोडक्ट्स बनाकर आप एक्सपोर्ट कर पाए? क्या उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई? क्या रोजगार के साधन बढ़े?
आपने हरियाणा में 2 लाख सरकारी नौकरियों को रिक्त रखा, जान के रिक्त रखा। 30 पेपर लीक हुए हरियाणा की सरकार में, जिसका कोई दारोमदार, कोई उसका उम्मीद लेने के लिए नहीं है, कोई उसकी जिम्मेवारी लेने के लिए नहीं खड़ा है। दूसरी तरफ शंभू और खनौरी पे बैठे किसान चाहते क्या थे? वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के पास जाके उनका वादा याद दिलाना चाहते थे कि आपने कहा था 24 फसलों पर एमएसपी का गारंटी का कानून बनाएंगे और C2+50 फॉर्मूला पे स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट पर एमएसपी को लागू करेंगे। पर शिवराज चौहान कहते हैं हमने 50% क्या, हमने 100% एमएसपी बढ़ाई। पर वो किस रेट पर बढ़ाई? क्या आपने उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल किया? क्या आपने बीज के रेट रेगुलेट किए? क्या आपने खाद के रेट रेगुलेट किए? जब उसमें माल जो लगता है वो 100% कॉस्ट से बढ़ गया, तो 50% कॉस्ट आपने अगर 10 साल में बढ़ा भी दी एमएसपी की, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? दूसरी बात, वो A2+50 फॉर्मूला पर आपने एमएसपी बढ़ाई, C2+50 पे नहीं बढ़ाई होती। अगर C2+50 पे बढ़ाई होती तो किसान खुशहाल होता, उसके हाथ में पैसे होते, वो नया ट्रैक्टर खरीदता। आज की डेट में किसान क्यों कर्जा लेता है? किसान कर्जा लेता है बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, अपने बच्चे की फीस भरने के लिए। क्या आपने उसको एजुकेशन में, उसके बच्चों के एजुकेशन में कोई रियायत दी? क्या आपने उसको हेल्थ बेनिफिट दिए? आपने किसानों के लिए क्या किया? प्रियंका गांधी ने यही सब सवाल पूछे थे। जो प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे राम मंदिर के बारे में, उसमें जयराम रमेश ने एक आधिकारिक बयान जो है वो डिक्लेयर किया है। आप सुनिए कि जयराम रमेश इस वक्तव्य पे, जो कल मोदी जी की स्पीच पे, उसमें क्या कहते हैं, ये ध्यान से देखिएगा। ये हमारे प्रधानमंत्री, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जगत गुरु हैं झूठ के। उनसे गलती से भी सच नहीं बोला जा सकता। क्या हमने रोक लगाया है? 2019 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया ना कि अयोध्या में राम मंदिर बनना है, और हमने उसका स्वागत किया। ठीक है, कानूनी आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया है, उसका निर्णय पालन करना सभी का कर्तव्य बनता है। हमने कहां रोक लगाई? और जनवरी 22, 2024 को ये प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर मोदी प्रतिष्ठा हो गया ना। सिर्फ एक ही व्यक्ति पर सारा ध्यान आकर्षित हुआ, और वो एक राजनीतिक समारोह था। शंकराचार्यों ने इसका भी विरोध किया, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं, कई शंकराचार्यों ने, हिंदू धर्म के बड़े नेताओं ने कहा आप क्या कर रहे हैं? हम सब राम के पुजारी हैं। मेरे नाम में 2 राम हैं, जयराम और रमेश। सभी हम इस समाज में, हर एक भारतवासी किसी न किसी तरीके से राम का पुजारी होता है। पर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता राम के व्यापारी हैं, राम के पुजारी नहीं। ये भी वो कह रहे हैं कि दलित, आपने सुना उन्होंने क्या कहा? जयराम रमेश का कहना है राम के नाम पर लूट मचाने वाली मोदी सरकार का अब कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी अग्निवीर लेकर आई, लेकिन 4 साल की नौकरी थी और कोई पेंशन नहीं है। युवा 4 साल बाद बेरोजगार हो जाएंगे और फिर नौकरी ढूंढेंगे। इसी तरह हरियाणा के लोगों को फैमिली आईडी के झांसे में फंसाकर सरकारी सुविधाओं से दूर किया जा रहा है। आप हर बार कोई ना कोई नई स्कीम लाते हैं। पहले आप कहते हैं पोर्टल लेके आइए, अपनी जमीन का पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करिए, फिर आप रबी की फसल पे जो भी आप क्रॉप्स उगाते हैं वो फसल का ब्यौरा जो है आप अपने पोर्टल पे डालिए, तब आपको एमएसपी मिलेगी। और सब कुछ करने के बाद जब किसान की फसल तैयार खड़ी होती है, आज धान की फसल 20 सितंबर से मंडियों में पड़ी है, सरकारी खरीद नहीं हो रही। बारिश ओलावृष्टि से खराब हो रही है धान की फसल। किसान सुसाइड करने पे मजबूर हो रहा है, उसके घर में रोटी नहीं है। देश को अन्न देने वाला, देश को हम लोगों को अन्न देने वाला किसान जो है आज खुद ही मोहताज है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि सरकार उसको एमएसपी दे, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे? वो कोई आसमान नहीं मांग रहा आपसे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहा है। यही कहना है प्रियंका गांधी का। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा, विनेश ने अपने हलके में ये भी कहा कि जब आपकी बेटी जंतर मंतर पर बैठी थी तब उस समय प्रियंका गांधी ही हमारे पास आई और अपनी व्यथा भी उन्होंने सुनाई कि जब उनके पिता की यानी कि राजीव गांधी की हत्या हुई थी
तो वो भी अपने आप को असहज महसूस कर रही थी। वो भी ये सोच रही थी कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, पर उन्होंने समझाया मुझे कि मैं अपने आप को हौसला देकर फिर से अपने पैरों पे खड़ी हूं, क्योंकि हम महिला जो है वो स्ट्रांग है, विल पावर हमारी स्ट्रांग है, हमें अपने पैरों पर खुद ही खड़े होकर अपनी लड़ाई को लड़ना है, अपने परिवार को भी देखना है और खुद भी अपने पैरों पर खड़े होना है। ये जब उन्होंने विनेश फोगाट को बोला, उनका कहना है ओलंपिक्स में जाने की हिम्मत और ढाढ़स मुझे प्रियंका गांधी ने ही बधाई थी। और वहां जाके क्या हुआ, जब वो लड़की जापानी महिला जो कभी हारी नहीं थी, उसको हराने के बाद जब वो फाइनल में पहुंची और 100 ग्राम वजन की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, और सीएएस में जब वो लड़ रही थी एप्लीकेशन अपनी डाल के कि मुझे सिल्वर मिलना चाहिए क्योंकि मुझे फाइनल में डिस्क्वालीफाई किया गया है, मैं सिल्वर की हकदार हूं, उस समय भारत की सरकार मूक दर्शक बनी, ऑब्जर्वर की तरह वहां बैठी हुई थी। उन्होंने विनेश फोगाट की कोई मदद नहीं की। जब विनेश फोगाट एयरपोर्ट पर वापस आई तो उनको लेने दीपेंद्र हुड्डा गए और उनको लेके रात के 3 बजे तक, सुबह 12-1 बजे से लेके सुबह के 3 बजे तक हरियाणा में जिस तरीके का उनका स्वागत हुआ, खेल मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, प्राइम मिनिस्टर पीएमओ ऑफिस हो, किसी ने विनेश फोगाट की सुध नहीं ली। तो ये बड़ा साफ हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी देश की महिलाओं के बारे में, देश के पहलवानों के बारे में, हरियाणा की बेटियों के बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल में कितनी इज्जत है हरियाणा की बेटियों के लिए। और ये सारी बातें प्रियंका गांधी ने जब कही तो देश की जनता भी ये बन के देख रही है। 50% महिलाएं देश की वोटर हैं। आप ट्रिपल तलाक के नाम पर कांग्रेस को लतियाते हो, राम मंदिर के नाम पे कांग्रेस को राम विरोधी बताते हो, आरक्षण विरोधी बताते हो। राहुल गांधी तो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हाथ में लेके घूमते हैं। वो कहते हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। और आज चाहे वो चिराग पासवान हो बिहार के, इनके घटक दल हैं, अनुप्रिया पटेल हो, अपना दल एसकी जो सुप्रीमो है उत्तर प्रदेश से, आज दोनों ने कह दिया कि जाति जनगणना होनी चाहिए। मोहन भागवत ने कह दिया जाति जनगणना होनी चाहिए। तो मोदी जी कैसे रोक लेंगे जाति जनगणना को होने से? ये बात क्लियर हो गई कि जिन बैसाखियों के सहारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय खड़ी है, एक तरफ टीडीपी है और एक तरफ जेडीयू है, एक तरफ चिराग पासवान है और एक तरफ अनुप्रिया पटेल है, सभी ये कह रहे हैं जाति जनगणना होनी चाहिए। आरक्षण का आधार जिसकी जितनी संख्या हो उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। क्या गलत कहते हैं? और जाति जनगणना पर प्रधानमंत्री मोदी क्यों चुप हैं, क्यों नहीं बोलते? इनसे कोई पूछे हरियाणा का विकास कार्य पिछले 9.5 साल में क्या हुआ? एमएल खट्टर साहब सडनली पोस्टरों से और स्टेज से गायब कैसे हो गए? जिनकी बुलेट मोटरसाइकिल पर प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा में घूमा करते थे, हरियाणा में जब वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे और वहां हरियाणा में आते थे इलेक्शन देखने, तब एमएल खट्टर की गाड़ी में घुमा करते थे। तो लोग कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी मोटरसाइकिल चला रहे हो और एमएल खट्टर उनके पीछे बैठे। ये बात सत्य होती नजर आ रही है। और जिस तरीके का माहौल देश में गाय के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, राम के नाम पर जिस तरीके का माहौल आपने देखा, महाराष्ट्र में भी किस तरीके से शिवसेना के 2 फाड़ किए गए, किस तरीके से इन्होंने अपने ही घटक दलों में भेद मचाई, लोगों को अलग अलग किया, एनसीपी के 2 फाड़ किए, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेजा, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजा, और अब कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार को गिराने के लिए सिद्धारमैया पे ईडी का केस डाल दिया। सिद्धारमैया की वाइफ ने कहा अगर मेरे को 55 करोड़ रुपए के प्लॉट मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिए हैं तो मैं ये सारे प्लॉट सरेंडर करने को तैयार हूं, मुझे ये प्लॉट नहीं चाहिए। किस बात का केस बनता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का? ये सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन रूल स्टेट्स को रन नहीं करने देना चाहते। एक तरफ तो कहते हैं कि ऑपोजिशन की सरकारें रेवड़ियां बांटती। आपने देखा हरियाणा में अपने मैनिफेस्टो में हर महिला के अकाउंट में, चाहे 18 से 60 साल की हर गरीब महिला के परिवार में एक महिला को 2000 रुपए देने का वादा किया।
उसके एवज में भारतीय जनता पार्टी ने 2100 रुपए देने का वादा किया। अपने मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी धान का 3100 रुपए देने की बात करती है, पर आज हरियाणा के किसान को 2300 रुपए भी नहीं मिल रहा। 2750 रुपए एमएसपी है, 2300 रुपए भी नहीं मिल रहा। और जब इनके कैंडिडेट दिग्विजय चौटाला को और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सुनीता दुग्गल को पूछा जाता है, शुभकरण को गोली किसने मारी, कीले किसने बिछाई, वहां पर बड़े बड़े पत्थर के स्लैब किसने लगाए, किसानों पर आंसू गैस के गोले किसने छोड़े, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं आता। मैं इन्हीं सब थॉट्स प्रोसेस के साथ, आज गांधी जयंती भी है और जय किसान जय जवान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री का भी आज जन्म दिवस है। दोनों हमारे महानुभाव को मैं लाख कोटि प्रणाम करता हूं। इस महात्मा गांधी के देश में और लाल बहादुर शास्त्री के देश में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और किन लोगों को आप सत्ता में चाहते हैं जो गरीबों की चिंता करें, बेरोजगारी की चिंता करें, छोटे उद्योगों की चिंता करें, अग्निवीर की स्कीम को खत्म करें, महिलाओं की सुरक्षा की चिंता करें, देश में ओलंपिक मेडल लाने वाली महिलाओं का सम्मान करें और देश का अन्नदाता जो किसान है उस पर गाड़ी चढ़ाने वाले अजय मिश्रा टैनी को सख्त से सख्त सजा हो और बाबा राम रहीम जैसे अपराधियों को पैरोल पर छोड़कर वोट बटोरने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, यह साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता में रहना चाहती है और सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं कल फिर आपसे मिलूंगा। आज्ञा दीजिए।